नमस्कार मित्रों, बीच बहस कार्यक्रम में मैं अशोक व्यास आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने जनजाति समुदाय के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर केंद्र सरकार ने 15 नवंबर यानी आज ही के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इससे पूरे देश के लोगों में, विशेषकर जनजातीय समुदाय में एक उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर भोपाल में एक बड़े कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने जनजातीय महासम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने जनजातीय समुदाय की ओर से प्रदर्शित की गई एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के जनजातीय महासम्मेलन कार्यक्रम की एक झलक। चोला चार दिन के रे पार्टी मां मिल जाही चोला चार दिन के रे खाके पीके लेके देखे हरि के नाम बिसारे संगी हरि के नाम बिसारे खाके पीके लेके देखे हरि के नाम बिसारे संगी हरि के नाम बिसारे मौज मजा मां उम्र बिताए जिंदगी नहीं सुधारे चोला चार दिन के राम है सभी के लिए। परिकल्पना भी प्रधानमंत्री महोदय की किसी और व्यक्तित्व में देखने को नहीं मिला करता। आप प्रधानमंत्री को देखकर वो महसूस कर सकते हैं। जनजातीय समाज के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, हमारे ऐसे वीरों को उनके बारे में जिन्हें जाने, भगवान स्वरूप सम्मान मिला करता है, अपने पति दलपत शाह की असमय मृत्यु के पश्चात अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाकर शासन कार्य संभालना और फिर मुगल शासकों से पहले बाज बहादुर से, उसके बाद आसफ खां से युद्ध करना, कई जीत दर्ज करना, स्वसहायता महिलाओं के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शहरी आजीविका मिशन के समूह भी पर 2 स्टॉल लगाए हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के भी 2 स्टॉल हैं यहां पर। वैसे भी विशिष्ट व्यक्तित्वों को या प्रयास करने वाले व्यक्तियों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि शहर और प्रदेश में भी अनेक आयोजन आज से प्रारंभ हो रहे हैं। आज ही अलग अलग कार्यक्रमों में प्रदेश भर में बल्कि देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के साथ साथ जनजातीय प्रतिभाओं का सम्मान होगा। भूरीबाई जी यहाँ प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं और ये परंपरा का स्वरूप बड़ा सुंदर है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में केंद्र सरकार ने स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय समुदाय की भूमिका को रेखांकित करने के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। जनजातीय गौरव दिवस के महत्व पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनजातीय मामलों के जानकार, ट्राइफेड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री रमेश मीणा जी। साथ ही आप भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी भी रहे हैं। मीणा साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अशोक जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में भी आदिवासी समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी और आदिवासी समाज को इकट्ठा कर भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। इसलिए बिरसा मुंडा को समाज और राष्ट्र के नायक के रूप में देखा जाता है। तो पहला सवाल सर आपसे यही है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद अशोक जी। ये बहुत अच्छी बात आपने दूरदर्शन के माध्यम से हम सभी दर्शकों से जोड़ रहे हैं और इस बात का एक महत्व हमारे भारत के इतिहास में जो होना चाहिए था वो क्रम से सामने आया है कि भगवान बिरसा मुंडा के 146वीं जन्म जयंती पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के नाम से एक म्यूजियम का उद्घाटन भी किया है और उसके साथ साथ में भारत सरकार ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के निर्णय के अनुसार, कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आज से लेकर 22 तारीख तक इसको एक विशेष समारोह के रूप में आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के माध्यम से संपूर्ण देश और प्रदेशों में और संपूर्ण भारतवर्ष में इस बात को रेखांकित किया जाएगा कि हमारे देश के जो अब तक के सांस्कृतिक मूल्य है, हमारी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है, इस देश की अस्मिता है
और उसको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हमको आगे आने वाले समय में भी अपने बलिदानों को और संपूर्ण भारतवर्ष में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके बलिदानों को याद रखना चाहिए, जिनका कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज जो जनजाति गौरव दिवस का आयोजन और उसकी घोषणा सरकार ने की है, लेकिन ये केवल भगवान बिरसा मुंडा का ही नहीं है और उनके माध्यम से जो हमारे नामी और अनामी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, जिन्होंने अपनी त्याग और तपस्या के बल पे इस भारत भूमि का गौरव स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिनका नाम भी नहीं है। और जैसे अभी देखा कि 1913 में मानगढ़ में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, कैप्टन बेले के नेतृत्व में ब्रिटिश फौजों ने वहाँ के लोगों पे गोलियां बरसाई थी और हजारों जनजाति के लोग गोविंद गुरु के नेतृत्व में उन्होंने संघर्ष किया और हजारों की संख्या में शहीद हुए। जब मैं जनजाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का, तो उस समय पत्रकारों ने जब बांसवाड़ा में हमने इस बात को शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जब हमने उनका एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आपके पास क्या सबूत है कि इसका यहाँ पे इस प्रकार का संघर्ष हुआ और इतने लोगों का बलिदान हुआ। तो मुझे जान के बड़ा अचरज हुआ कि हमारे बहुत से मित्र हैं, उनको ये भी मालूम नहीं है कि मानगढ़ में जो बलिदान हुआ था और उसका फिर उसके बाद में हमने एक किताब निकाली और किताब में नेशनल आर्काइव्स में 135 पृष्ठ का पूरा यहाँ से लेके और उनके ब्रिटिश सरकार को वायसराय के माध्यम से जो तार भेजे गए थे, इस प्रकार की एक ही नहीं सैकड़ों और हजारों की संख्या में अनाम बलिदानी है इस देश में, और जो जनजाति समाज से जिनका ये रहता है और उन्होंने लगातार इतिहास काल से संघर्ष किया है। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई मीणा साहब कि जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए थे, जो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जिनको लोग जानते भी नहीं है, जैसा कि आपने एक संदर्भ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। शायद ये उन्हीं लोगों को साकार करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए ये एक बहुत बड़ी अभिनव पहल जो है केंद्र सरकार की ओर से की गई है। मीणा साहब, बिरसा मुंडा को देश में विशेषकर जनजाति समाज में भगवान की तरह पूजा जाता है। उनका जीवन महज 25 साल का रहा, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में ही अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने और देश के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के युवाओं को प्रेरणा देने में बिरसा मुंडा के जीवन को आप कैसे देखते हैं, इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा। हाँ अशोक जी, इस बारे में हमने भी बहुत देखा है, सुना है, महसूस भी किया है, और जो युवाओं के लिए, भारत के समाज के सभी समाजों के युवाओं के लिए भगवान बिरसा मुंडा एक बहुत ही बलिदानी, क्रांतिकारी और अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाले एक वीर, महावीर और इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए हमेशा जाने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक तो उलगुलान यानी अपना इस प्रकार से संघर्ष करना अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए और हर संभव प्रयास करके अपना त्याग, बलिदान, तपस्या और उसके माध्यम से अपनी अस्मिता की रक्षा करना और लगातार करते रहना। और इसी कारण से उस समय उनको हमारे जो समाज है उसने धरती आबा के नाम से, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा इस नाम से जो प्रख्यात हुए, और भले ही उनका जीवन काल बहुत थोड़ा रहा हो, लेकिन ऐसे तो बहुत हैं। तो उनके त्याग और तपस्या का कोई जीवन की आयु से संबंध नहीं रहता है, बल्कि नौजवानों को उनका एक संदेश है कि अगर आपको देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए करना है तो अपना उसमें आयु कोई मायने नहीं रखती है। ये उन्होंने एक स्थापित किया और संपूर्ण समाज के जीने के लिए और इस देश की संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो उस समय और आज के भी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि उन्होंने बहुत ही छोटे जीवन काल में एक उदाहरण पेश किया और आज के जो युवा हैं
उनको भी सीखना चाहिए कि बिरसा मुंडा ने उन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों से लोहा लिया, जबकि वो ना आर्थिक रूप से सक्षम थे, ना उनके पास कोई इतना बहुमत था, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज को इकट्ठा किया और देश की रक्षा के लिए वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए कूद पड़े। ये बहुत ही अच्छी बात है, हम प्रेरणा ले सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से। और मीणा साहब, प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन में हिस्सा लिया है, जनजातीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ भी किया। इसके साथ भोपाल में गौड़ रानी कमलापति के नाम से नए रेलवे स्टेशन की शुरुआत भी की। जनजातीय गौरव के इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? जनजाति गौरव के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है जी, उसका हम बहुत पहले जब 2016 में मैं जनजाति मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, तो 14 लोगों की, हमारे प्रमुख जो भारत के जनजाति के कार्यकर्ता है उनके साथ में बैठक हुई थी। तो उन्होंने विशेषकर एक शब्द इस्तेमाल किया था कि हम इसको जनजाति कल्याण के रूप में नहीं देखते हैं, हम सरकार के कार्यक्रमों को कोई ऐसा पीसमील में नहीं देखते हैं, हम इसको देखते हैं जनजाति समाज के सशक्तिकरण के रूप में। सशक्तिकरण यानी सामाजिक सशक्तिकरण होना चाहिए, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जो निर्णय करने की स्थान है, जैसे आसाम के मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए, कई गवर्नर बनाए, तो एक टोटल जो प्रोसेस है उसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे कि अब इसके माध्यम से जो आत्मगौरव जागृत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है, वो जनजाति समाज के सशक्तिकरण के दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और अपना स्वाभिमान जगाने के लिए, जैसे उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, तो वो भी एक इस तरह से जनजाति समाज को आगे लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत, जैसे उस समय स्वतंत्रता सेनानियों ने यही तो किया था, स्वदेशी के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, और उनकी रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने और उनके साथियों ने जो त्याग तपस्या की, और उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जो महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, उसी की श्रृंखला में एक कड़ी है। और मुझे विश्वास है ये संपूर्ण जनजाति समुदाय उससे भारत के कोने कोने में लाभान्वित होगा। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी पहले मीणा साहब, कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वो जो आदिवासी समुदाय के नायक रहे थे, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुमनाम हैं, उनको आज इतिहास में भी नहीं पढ़ाया जाता, और आज की युवा पीढ़ी तो उनके बारे में जानती भी नहीं है, जैसा आपने भी एक उदाहरण दिया। तो ऐसे में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा से जनजातीय समुदाय के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा, स्वतंत्रता के आंदोलन में इस समुदाय की भूमिका को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये कितना सफल रहेगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत सरकार के जो जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी है जी, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि आगे चल के जनजाति समाज के जो प्रमुख स्तंभ है और जो परिकल्पना है समाज की, जिनकी संस्कृति की रक्षा के लिए जिनका प्राणों का बलिदान हुआ है, जिन्होंने सर्वस्व बलिदान किया है, उनको इतिहास में उचित स्थान मिलना ही चाहिए। और केवल जनजाति के ही नहीं, सबको मिलना चाहिए। परंतु जो सबसे ज़्यादा उपेक्षा हुई है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में है, उनकी कोई मीडिया कवरेज पहले भी नहीं थी, आज भी बहुत कम है। जबकि इनका स्थान देखो, संपूर्ण जनजाति समाज आज भारत की 40% भूभाग पर काबिज है। भले ही जनसंख्या उनकी थोड़ा 8% से अधिक है, और यानी 12 करोड़ से कुछ अधिक है, लेकिन अपने भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को प्रभावित करने में और पर्यावरण की रक्षा करने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार से भारत भूमि का जो 15,000 किलोमीटर से लंबी जो सीमा है, अपनी थल सीमा है, वो जो 7 देशों से लगी हुई है, उसमें भी जनजाति समाज के 70% से ज़्यादा लोग बाग काबिज है। अब अगर अपनी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को मजबूत करना है, इस भारत भूमि के रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणों से भी सुरक्षा करनी है, तो उन क्षेत्रों का भी विकास करना होगा। और इसी प्रकार से हमारे जो लोग वो इस बीच में शहीद हो गए हैं, अनाम है, जैसे कि ऐसे लोग हैं जिसको अभी कुछ वर्षों से ही सामने आया है, यानी
सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाली मणिपुर की रानी माँ गाइडिनेल्यू जी, उनका भी हमने शताब्दी वर्ष मणिपुर में आयोजित किया, शताब्दी वर्ष की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन किया था। जी, तो वहाँ हमने देखा कि अब तक उसके लिए सरकार ने उससे पहले तक बहुत अच्छा प्रयास नहीं किया था, लेकिन बाद में अभी धीरे धीरे उनका स्थान बना। इसी तरह से मानगढ़ के बारे में मैंने बताया। जी। अभी उसके बाद में जब 2012 में हमने तैयारियां प्रारंभ की थी उनके बलिदान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, तब यहाँ राजस्थान की पाठ्यक्रम की किताबों में उसका आने लगा है। तब हमारे जनजाति मोर्चा ने मांग की थी और उस समय सरकार ने शायद कांग्रेस सरकार ने तो उस समय नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में उसको पूरी तरह से सम्मिलित किया, ठीक से उसको गौरवान्वित किया। इसी तरह से पूरे देश में होना चाहिए। इस जो लोग छुपे हुए हैं, जो लोग गुमनाम हैं, वो ऐसे ही लोगों के सामने आ पाएंगे अगर उनको हम पाठ्यक्रमों की पुस्तक में अपने उसमें विद्यार्थियों के सामने रखेंगे तो आज की युवा पीढ़ी उनके बारे में जान पाएगी। मीणा साहब, एक सवाल और मेरे जहन में है कि आदिवासी जो समुदाय था, जो जनजातीय समुदाय है, उनका स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के दौरान भी और उसके बाद में भी राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने अपनी अहम भूमिकाएं निभाई है। तो आप इस जनजातीय समुदाय के इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं इनके इतिहास को? मैं इस प्रकार देखता हूँ इसको कि इस भारत की संस्कृति और इसकी गौरव की रक्षा के लिए कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, तो जो अपने आप को और एक सबसे आगे एक सैनिक के रूप में और त्याग के रूप में और बलिदान के रूप में जो स्थापित करता है, वो इस भारत की रक्षा के लिए सबसे अधिक उसका प्रयास है, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका सम्मान भी होना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि भगवान राम की सेना में जी हाँ, और सबसे ज़्यादा इस जनजाति समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने उनके साथ में संघर्ष किया। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने उस पौराणिक काल के प्रसंग को याद किया कि निषाद राज ने भी भगवान राम की बड़ी सहायता की थी। बिल्कुल, निषाद राज के बारे में तो बोला जाता है कि वो भगवान राम के क्लास यानी सहपाठी भी रहे हैं। अच्छा। इस प्रकार का एक प्रसंग भी मैंने पढ़ा है। ये बहुत अच्छी और बात है। इसके बाद में अब आप देखो कि जब पांडवों का अज्ञातवास था जी, तो आपको विराट पर्व में देखने को मिलेगा कि इस भारत में इस क्षेत्र में सबसे अच्छा सम्राट, प्रतापी, सत्यवादी और इस प्रकार का कौन है जहां पे हम अज्ञातवास को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने, धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं इस बात को कहा है कि मत्स्य नरेश और वहाँ पे इस बात के लिए बहुत ही अच्छा है, सत्यवादी है, प्रतापी है, इसलिए वहाँ अपन अज्ञातवास को पूरी तरह से काट सकते हैं। और वो किया भी उन्होंने। बाद में पांडवों की जो पांडवों के वंशज थे यानी अभिमन्यु और उत्तरा, जो उत्तरा तो विराट नरेश की पुत्री थी, और ये जो जिनसे पांडवों का वंश चला है, अभिमन्यु के पुत्र और उनकी संतानें, तो उनसे वो विराट उत्तरा के ही यानी एक तरह से आप देखा जाए तो मत्स्य नरेश की जो मत्स्य नरेश है उसके माध्यम से उनकी जो वंश चला, अभिमन्यु और उत्तरा के माध्यम से उनका वंश चला। तो वो आपस में ऐसा नहीं है कि कोई केवल जनजाति या आदिवासी के रूप में अलग अलग रहे, नहीं, वो एक तरह से वो हमारे इसी संबंधित है, वो मिलीजुली संस्कृति का एक रूप भी है। और आगे भी आप देखो तो जैसे रानी दुर्गावती है जी, अब रानी दुर्गावती तो चंदेलों की जी, लेकिन वो कहाँ, उनमें जनजाति समाज में ब्याही गई थी उस समय, और उन्होंने इस तरह से संघर्ष किया। और एक बार तो उनकी आसफ खां और जो अकबर की फौजें थी उनको भी परास्त कर दिया, लेकिन धोखे के कारण से और इस प्रकार से उनके साथ में हो गया। नहीं तो उनकी वीरता तो एक मतलब ये बहुत अच्छी बात है रमेश जी की जनजातीय समुदाय का वर्तमान यानी तात्कालिक जो परिवेश रहा, जो साम्राज्य रहा, उनमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा उनको संगठित करने में, उसकी रक्षा में। और एक उदाहरण हल्दी घाटी का भी आता है, जब अकबर और उसके महाराणा प्रताप की युद्ध हुआ, उसमें भी भीलों ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी। और
बहुत सारे युद्ध महाराणा प्रताप ने उन भीलों की बदौलत जीते थे। हाँ, तो उस समय उनके मन में इस प्रकार का नहीं था कि ये भील है और ये राजपूत है जी। ऐसा नहीं था। उनका यह था कि हम मेवाड़ के हैं, हम इस विधर्मियों से इस धरती को और हमारी संस्कृति को अपवित्र नहीं होने देंगे। इस जज्बे के साथ में उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो उसके बाद में जो मेवाड़ राजवंश में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा, उनको अपने ध्वज पे भी उन्होंने सम्मान दिया, उनके राज चिन्ह में भी उसने सम्मान दिया। तो इस प्रकार से ऐसा ये नहीं है कि ये जनजाति बनाम गैर जनजाति, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश की रक्षा के लिए जो बलिदान जनजाति समाज ने किए हैं उसको सबको इस प्रकार से हमको पहचान करना चाहिए कि वे हमारे भारत के हैं और हमारे भारत के हमारे ही महापुरुष हैं। इस नाते से इसको हमारी सरकार ला रही है आगे और लगातार लाती रहेगी, जैसा प्रधानमंत्री जी का विजन है। बिल्कुल सही बात बताई रमेश जी आपने कि अभी अलग अलग जो राज्य हैं, क्योंकि ये जनजाति समुदाय हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद हैं, अलग अलग जन समुदाय वहाँ पे रहता है, तो ऐसे जन समुदायों की राज्य सरकारें भी पहचान कर रही है और केंद्र सरकार भी ये एक अभिनव पहल कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, ऐसे तो संपूर्ण भारतवर्ष में जो शेड्यूल है जी ट्राइब्स का, जी हाँ, वो शेड्यूल ट्राइब्स का जो शेड्यूल है उसमें 700 से अधिक जनजातियां शामिल है इसमें। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वे ही है। अब जैसे मीणा समाज है जी, तो मीणा समाज राजस्थान में शेड्यूल में है और मध्य प्रदेश में नहीं है। जी हाँ। इसी प्रकार से गौंड समाज है, वो किसी क्षेत्र विशेष में या कुछ राज्यों में है और आसाम में वो नहीं है, जो इसीलिए आसाम में टी ट्राइब के नाम से एक अलग ही कम्युनिटियों की जो पहचान हुई है जी। तो अब इसमें क्या है कि संपूर्ण देश में है तो आखिर में अपने ही सारे भारत के नागरिक हैं, उसके गौरव की रक्षा के लिए, उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार अनवरत रूप से प्रयास करते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं और उनको उस तरह से सम्मान देना चाहिए कि वो आर्थिक विकास में या कुछ मामलों में थोड़ा सा बाकी लोगों से हटके उनकी अलग परंपराएं हैं। जी हाँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि उसको हर जनजाति समुदाय की अपनी अलग अलग परंपराएं पहचान है, विशिष्ट पहचान है। जैसे राजस्थान के जनजाति है, उनकी एक अलग संस्कृति है, एक अलग परंपरा है। तो इसी तरह से जो उत्तर पूर्व के हैं उनकी एक अलग पहचान है और एक परंपरा है। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में एक विविधता में एकता का जो प्रतीक है, वो अगर सबसे अच्छे तरीके से देखना है तो ये जनजाति समाज का जब आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल सही बात कही है रमेश सर आपने। एक जो केंद्र सरकार इस जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए जो काम कर रही है, बहुत सारे प्रयास कर रही है, उसके बारे में आपका नज़रिया क्या है? क्योंकि आप खुद भी ट्राइफेड के चेयरमैन रहे हैं और इससे जुड़े हुए रहे हैं बहुत नज़दीकी से, तो जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं अभी, वो आपकी नज़र में कैसे हैं? पर्याप्त हैं या और सुधार की आवश्यकता है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, सुधार की आवश्यकता तो अभी बहुत है जी, परंतु सरकार ने जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 के बाद में जिस शब्द का हमसे इस्तेमाल किया और उस शब्द को इस्तेमाल करने के बाद में जो लगातार जिस प्रकार से जैसे राजनीतिक क्षेत्र में इस समय हमारे तीन राज्यपाल हैं और अभी तक एक मुख्यमंत्री थे ही, दूसरा भी है, इस तरह से तीन मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और आगे बाकी क्षेत्रों में जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उसमें अब तक के भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार इनको जनजाति समाज से एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बनाया है जी। इस प्रकार से ये तो राजनीतिक क्षेत्र की बात हो गई। और इसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र के बाद में जो सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसकी सांस्कृतिक विकास करना है, तो उसके लिए ट्राइफेड सहित बहुत सी संस्थाओं के माध्यम से, जैसे कि भारत सरकार का ये सांस्कृतिक मंत्रालय है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय है, उसके माध्यम से भी कर रहे हैं। और अब जो लगभग 1,99,000 करोड़ से अधिक का कुल मिला के बजट है,
पूरे देश में सब सरकारों में मिला के जनजाति समाज के लिए 1,99,000 करोड़ का बजट है। बहुत ही बेहतरीन पहल है केंद्र सरकार की। हाँ, तो लगातार बढ़ रहा है बिल्कुल। और ट्राइफेड के माध्यम से भी जो जनजाति समुदाय जो हस्तशिल्प उत्पाद अपना तैयार करते हैं, वो भी देश के विभिन्न जो आउटलेट्स हैं, शोरूम्स हैं, उनमें उनकी बिक्री होती है। उनको आर्थिक संबल देने के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है ट्राइफेड भी। जो इसमें ट्राइफेड के माध्यम से जो किया है, तो सबका साथ सबका विकास, ये एक परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने दी थी। हाँ। अब उसमें 4 बिंदु है जी। 4 बिंदुओं में से 3 बिंदु तो जनजाति समाज के ही है उसमें। जी जी। जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को उनको पहचान होना चाहिए, एकलव्य मॉडल विद्यालय उनकी स्थापना होनी चाहिए। फिर ट्राइफेड के माध्यम से 50,000 वनधन विकास केंद्र सब जगह खोले जाएंगे। 50,000 वनधन विकास केंद्र खोले जाएंगे, यानी अकेली ट्राइफेड के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का आगे आने वाले समय में लगातार प्रयास है। परंतु मुझे इस बात का साथ साथ में खेद भी है, और मैं कहना भी चाहूँगा हमारे इस आपके चैनल के माध्यम से भी, कि राजस्थान सरकार ने कुछ जिलों तक ही इसको सीमित रखा है। बाकी हमारे 25 जिले हैं, उसमें अभी तक लागू ही नहीं किया है। एक भी प्रस्ताव ट्राइफेड का दिया नहीं है अभी तो ये सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, दूसरा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है अभी जो चल रहा है कि कुछ लोग जनजातीय समुदाय को भारत के विशाल समाज से अलग करने की दिशा में जो है हवा देते रहते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक पहलू है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या अपना मार्गदर्शन देना चाहेंगे? इसके बारे में तो मेरा यही है, ऐसे तो काफ़ी जो भी विद्वान है हमारे दर्शक गणों में, उनको सबको मालूम है कि किस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति और एकता को खंड खंड करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं जी। उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें जैसे कि चीन अलग कर रहा है, फिर गैर जो भारतीय संस्कृति के इतर लोग हैं जो भारत को एक नहीं देख सकते। तो मैंने देखा कि वहाँ मणिपुर में भी गया, तो वहाँ खोल तो रखा है साहब ये चर्च, और विकास का पैसा आ रहा है, लेकिन उसका काम किसके लिए हो रहा है कि धर्मांतरण के काम में हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी बढ़े इस काम में हो रहा है। और इस प्रकार के जो प्रयास लगातार, अब हमने FCRA के भी 2014 के आसपास के आंकड़े जो देखे, अभी तो कम हो गया है, लेकिन उस समय 65,000 करोड़ रुपए तो ऑफिशियली इस बात के लिए दिए जाते थे कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिले। तो ये जो लोग समाज को तोड़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? अभी इसके बारे में तो हमारे दर्शकों को यही कहना है कि एक तो हमारी जड़ों को मजबूत करने के लिए और ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है जो केवल पैसे के लिए और उनका मोहरा बन रहे हैं। और जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा, तो वहाँ भी किस तरह से मतलब उनको एक विशेष एजेंडे के तहत से वहाँ से पलायन कर गया, या तो अच्छा मीणा साहब, आप, हमारे पास समय का अभाव है क्योंकि समय भी सीमित होता है, चीज़ें बहुत होती हैं करने के लिए। आप दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मेरे सभी दर्शकों के लिए यही संदेश है कि हमारी जो भारत की संस्कृति है जी, उसको अखंड रखने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सहित रानी दुर्गावती और उसके साथ साथ में रानी माँ गाइडिनिल्लू, रघुनाथ सिंह, शंकर सिंह और हमारे टंट्या भील जैसे लोगों ने जो बलिदान किए हैं, उसको हमको एक चिरस्थायी उनके त्याग को बनाने के लिए, इस देश को गौरव को बढ़ाने के लिए अपने को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अधिक से अधिक प्रयास करना है। इसको संस्कृति की एकता है और हमारा गौरव है, इसको बनाए रखना है। यही आज इस शुभ अवसर पर, जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर, मेरा यही सबसे निवेदन है कि इस भारत भूमि को और ज़्यादा सशक्त बनाए और ज़्यादा मजबूत बनाए। बहुत उत्तम विचार हैं मीणा साहब के। आपने इनके विचारों को जाना और सुना कि आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है, एक बहुत ही मैसेजिव कार्यक्रम रहा है। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, उन्होंने
एक मैसेज जो दिया है समाज को, उस पर गौर करने की आज हमारी आधुनिक पीढ़ी को ज़रूरत है। रमेश जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी हमारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, सबको नमस्कार, धन्यवाद।